हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपको अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम लोग 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों 50 के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और सभी सब सब्जेक्ट से लिए गए हैं, ठीक ना। साइंस के भी हैं, हिस्ट्री के भी हैं और पॉलिटी के भी हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। वीडियो को अभी लाइक शेयर कर दीजिए दोस्तों। अब 50 के 50 क्वेश्चन देखिए, एकदम कम समय में आपको बताऊँगा दोस्तों, और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ गया है। तो चलिए उससे देखते हैं पहला क्वेश्चन कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की व्यवस्था में कोटा निम्न में से कौन सी संख्या होती है। तो कोटा का अर्थ पूछ रहा है कि जितने सदस्य एक दल के द्वारा खड़े किए जा सकते हैं, जितने मत एक सदस्य को निर्वाचित घोषित करने के लिए आवश्यक होते हैं, जितने निर्वाचन क्षेत्रों में एक उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है, कि जितनी सीट व्यवस्थापिका में प्रत्येक दल के लिए निर्धारित की जाती है। ये ऑप्शन ए। तो कोटा का अर्थ क्या होता है दोस्तों, क्या हो जाएगा 51 का आंसर। तो 51 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा कि जितने मत एक सदस्य को निर्वाचित घोषित करने के लिए आवश्यक होते हैं दोस्तों, वही कोटा होता है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, 52 नंबर देख लेते हैं। देखिए दोस्तों 52 नंबर है कि भारत में दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा किसने विकसित किया था। विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण ने, मोरारजी देसाई ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, कि उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 52 का आंसर दोस्तों। तो 52 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने, ठीक ना, दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। 53 देख लेते हैं कि निम्न में से किसे दबाव समूह माना जा सकता है। तो दबाव समूह किसे माना जा सकता है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को, कि भारत सेवक समाज को, कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को, कि भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस को, कि ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। 53 का क्या हो जाएगा, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक ना, सभी आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस को। तो श्रमिक को दोस्तों, श्रमिक याद कर लीजिएगा, श्रमिक को क्या माना जाता है दोस्तों, दबाव समूह माना जा सकता है, ठीक ना। 54 देख लेते हैं दोस्तों। 54 नंबर है कि संवैधानिक शासन का अर्थ है। तो संवैधानिक शासन का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास कि संविधान की व्यवस्था के अनुरूप शासन, विधि के शासन पर आधारित शासन, लोकतंत्रात्मक सरकार, राजा के शासन पर आधारित शासन, कि ऑप्शन ई। 54 का क्या हो जाएगा आंसर। तो 54 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कि राजा के शासन पर आधारित शासन को इस दोस्तों संवैधानिक शासन कहा जाता है, ठीक ना। 55 देख लेते हैं दोस्तों। 55 है कि निम्नलिखित में से कौन संसदीय शासन प्रणाली का अविच्छेदम तत्व है। तो संसदीय शासन प्रणाली का अविच्छेदम तत्व कौन है। देख रहे हैं ना, क्वेश्चन जबरदस्त है। ऑप्शन है दोस्तों संविधान का लचीलापन, कार्यपालिका विधायक का विलयन, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, संसदीय संप्रभुता, की ऑप्शन ए। तो संसदीय शासन प्रणाली की अविच्छेदम तत्व कौन है। तो क्या हो जाएगा 55 का आंसर। तो 55 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा, ठीक ना, कि कार्यपालिका विधायिका का विलय जो होता है दोस्तों, उसी को संसदीय शासन प्रणाली का विच्छेदम कहते हैं। 56 देख लेते हैं कि संसदीय सरकार में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की आड़ में नौकरशाही पनपती है। तो यह कथन किसका है दोस्तों, कि रैमजे म्यूर का, कि आइवर जेनिगिंस का, कि H.J. लॉस्की का, कि लॉर्ड हेलर्ट का, कि ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा 56 का आंसर दोस्तों। तो 56 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रैमजे म्यूर का ये कथन है दोस्तों कि संसदीय सरकार में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की आड़ में नौकरशाही पनपती है, ठीक ना, ये इनका कथन है। 57 देख लेते हैं दोस्तों। 57 है कि केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। क्रिप्स मिशन के आने के बाद हुई थी, कि क्रिप्स मिशन के आने से पहले हुई थी, कहीं माउंटबेटन योजना पेश करने के बाद हुई थी, कि कैबिनेट मिशन आने के बाद हुई थी, कि ऑप्शन ई। 57 का क्या हो जाएगा आंसर। तो 57 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, कि कैबिनेट मिशन के आने के बाद हुई थी दोस्तों केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना, ठीक ना, याद रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। 58 देख लेते हैं दोस्तों। 58 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से दल का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्माण सभा में नहीं था। तो भारत की संविधान निर्माण सभा में किसका प्रतिनिधित्व नहीं था। लिबरल पार्टी का, हिंदू समाज महासभा का, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का, कम्युनिस्ट पार्टी का, कि ऑप्शन ए। 58 का क्या हो जाएगा आंसर। तो 58 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों,
कि हिंदू महासभा का दोस्तों संविधान निर्माण की सभा में दोस्तों इसका प्रतिनिधित्व तो नहीं था, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 59 नंबर, ये भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसने किया था। तो प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसने किया था, फिरोज शाह मेहता ने, सुरेंद्र बनर्जी ने, मदन मोहन मालवीय ने, मुल्ला भाई देसाई ने, कि ऑप्शन ए। 59 का क्या हो जाएगा आंसर, तो 59 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, कि फिरोज शाह मेहता ने दोस्तों कि भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किया था, ठीक ना। 60 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 60 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति शब्दों के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्दों का प्रयोग किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा इसको, ठीक ना। ये आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। 44वां संशोधन की 43वां संशोधन के द्वारा कि 42वां की 41 की ऑप्शन ए। 60 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, 60 का बताइए क्या आंसर क्या हो जाएगा। तो 60 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये 44 संशोधन के द्वारा दोस्तों आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं 61 नंबर, ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, 16 की, 15 की, 18 की, 17 की, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। 61 का क्या हो जाएगा आंसर, तो 61 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ई सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तब 22 भाषाओं का उल्लेख है, याद रख लीजिएगा, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 62 नंबर देख लेते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं, कि ऑप्शन ए। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री को क्या किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 62 का क्या हो जाता है, 62 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि नियुक्त होते हैं, ठीक ना, नियुक्त होते हैं। अगला देख लेते हैं दोस्तों 63 नंबर। 63 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अव्यवस्था का तत्कालिक संकेतक नहीं है। लाभ में कमी, श्रमिक अशांति, बाजार का संकुचन, बाजार मांग की कमी, की ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा आंसर 63 का आंसर, तो 63 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बाजार में लाभ में कमी। अगला देख लेते हैं दोस्तों 64 नंबर कि स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है। तो स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे, स्वर्ण मूल्य के माप के रूप में, स्वर्ण का मुक्त टंकण के रूप में, स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी न होना, असीमित वैध मुद्रा के रूप में सोने का सिक्का, की ऑप्शन ए। 64 का क्या हो जाएगा आंसर, तो 64 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कि स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी न होना। दोस्तों ये स्वर्ण बुलियन मान का संबंध है, ठीक ना, इसका अर्थ है। 65 देख लेते हैं कि विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है। ऑप्शन वीडियो रोककर ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, बड़ा है तो पढ़ने में समय लगेगा। क्या हो जाएगा 65 का आंसर, तो 65 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों, इससे आपको समय बचेगा, रोककर देखेंगे, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय पुल निर्माण तथा विकास बैंक, एकदम जी जल लगा दीजिए, एकदम 12 के 24 घंटा पढ़ना है आपको, ठीक ना, एक सीटी एकदम पक्का करना ही है। वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है, नील क्रांति से, श्वेत क्रांति से, पीली क्रांति से, ये हरित क्रांति से, की ऑप्शन नहीं। 66 का क्या हो जाएगा आंसर, तो 66 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, श्वेत क्रांति से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है दोस्तों, तो वर्गीज कुरियन इसी से संबंधित है, ठीक ना। भारत में वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। विदेशी मुद्रा दर का अर्थ वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा का व्यापार किया जाता है। तो ऑप्शन है दोस्तों कि विदेशी मुद्रा व्यापार बाजार में किसी अन्य देश की मुद्रा के लिए, यूएस डॉलर के लिए जो विदेशी मुद्रा बाजार में सबसे प्रबल मुद्रा है, मुद्राओं के एक नियत समूह के लिए जिसमें डॉलर, येन, यूरो और पाउंड शामिल हैं। और ऑप्शन डी है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्धारित किसी अन्य देश की मुद्रा के लिए। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि विदेशी मुद्रा दर का अर्थ पूछ रहा है कि वह दर है जिस पर एक देश का मुद्रा का व्यापार किया जाता है। तो क्या हो जाएगा 67 का आंसर, तो 67 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि विदेशी मुद्रा बाजार में किसी अन्य देश की मुद्रा के लिए, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 68 नंबर कि मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में क्या होगा।
मुद्रास्फीति के समय दोस्तों जो कर होता है तो उसमें क्या होता है, वृद्धि होता है कि कमी होता है कि स्थिर बना रहेगा कि बढ़ जाना। ये ऑप्शन नहीं। 68 का क्या हो जाएगा सर, तो 68 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ठीक ना, वृद्धि हो जाएगा। तो मुद्रास्फीति में क्या होता है, दर में वृद्धि हो जाती है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 69 नंबर है कि निम्न में से कौन सा एक वैकल्पिक धन का उदाहरण है। वैकल्पिक धन का उदाहरण क्या है, करेंसी नोट है, सिक्का है, चेक है, बंद पत्र, बांड है कि ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 69 का आंसर, तो 69 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों कि चेक दोस्तों एक वैकल्पिक धन कहा जाता है, ठीक ना। वैकल्पिक मतलब एक विकल्प है, ठीक ना, चेक। 70 नंबर देख लेते हैं दोस्तों कि लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है। IDBI है, CDB है, IFCI है कि नाबार्ड है। तो लघु उद्योग के लिए दोस्तों उच्चतम वित्त निकाय क्या है, क्या हो जाएगा 70 का आंसर, 70 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CDB हो जाएगा, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 71 नंबर देख लेते हैं कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जुलाई 1964 में, जुलाई 1966 में, जुलाई 1962 में, जुलाई 1968 में, क्या ऑप्शन नहीं। 71 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, 71 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए जुलाई 1964 में। अगला देख लेते हैं दोस्तों 72 नंबर है कि भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है। RBI के द्वारा, UTI के द्वारा, ICICI के द्वारा कि सेबी के द्वारा। क्या हो जाएगा 72 का आंसर दोस्तों, तो 72 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, सेबी के द्वारा दोस्तों किया जाता है भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 73 नंबर। देखिए दोस्तों अब आ गया साइंस का क्वेश्चन, ठीक ना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से 25 क्वेश्चन लगभग मान लीजिए कि तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यता किससे संबंध मामला है। तापगति का प्रथम नियम से क्या संबंधित है, चार्ल्स के नियम से, न्यूटन के शीतलन नियम से, ऊष्मा विनियमन के नियम से, ऊर्जा के संरक्षण के नियम से, कि ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा 73 का आंसर दोस्तों, 73 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कि ऊर्जा के संरक्षण के नियम से दोस्तों तापगति का प्रथम नियम संबंधित है। अगला देख लेते हैं दोस्तों प्लांक नियतांक की यूनिट क्या है। प्लांक नियतांक की यूनिट बताइए, जूल सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड स्क्वायर, जूल प्रति सेकेंड की जूल सेकेंड स्क्वायर। तो प्लांक नियतांक की बीमा इकाई क्या होती है दोस्तों, क्या हो जाएगा 74 का आंसर, तो 74 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ठीक ना, जूल सेकेंड होता है प्लांक नियतांक की इकाई। अगला देख लेते हैं दोस्तों 75 देख लेते हैं कि एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है। एक श्वेत, सफ़ेद और चिकनी सतह कैसी होती है, ताप की अच्छी अवशोषक और अच्छी परावर्तक, ताप की खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक, ताप की अच्छी अवशोषक और खराब परावर्तक, की ऑप्शन डी है कि ताप का खराब अवशोषक की खराब परावर्तक। तो सफ़ेद रहेगा और चिकना रहेगा तो क्या होगा दोस्तों 75 का आंसर, तो 75 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों कि वह ताप का खराब अवशोषक होगा और अच्छा परावर्तक होगा, चिकना सफ़ेद रहेगा, ठीक ना। 76 देख लेते हैं, 76 नंबर है कि अभिक्रिया उष्मा निर्भर नहीं करती है। अभिक्रिया के ताप पर उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है, अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक स्थिति पर, चाहे अभिक्रिया स्थिर दाब पर की गई है या स्थिर आयतन पर, कि ऑप्शन नहीं। तो अभिक्रिया उष्मा निर्भर नहीं करती है, किस पर अभिक्रिया उष्मा निर्भर नहीं करती है, क्या हो जाएगा 76 का आंसर हो, तो 76 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा कि उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है, तो अभिक्रिया उष्मा उस पर निर्भर नहीं करती है। 76 हो गया, तो 77 देख लेते हैं दोस्तों कि दो धातु का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है। तो किसके गुण के कारण संभव है दोस्तों दो धातुओं का सोल्डरन, परासरण, श्यानता, पृष्ठीय तनाव, आसंजन, की ऑप्शन नहीं। 77 का क्या हो जाएगा आंसर, 77 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, आसंजन, ठीक ना, आसंजन। तो दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है, तो आसंजन के कारण। 78 नंबर देख लेते हैं दोस्तों, 78 नंबर है कि जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह सामान में पानी की विस्थापित कर देता है। घनत्व, विशिष्ट गुरुत्व, द्रव्यमान, आयतन, की ऑप्शन ए। देखिए दोस्तों जब कोई पाषाण मतलब पत्थर को पानी में डुबोया जाता है दोस्तों, तो वो किसके समान अपने पानी को विस्थापित कर देता है,
क्या हो जाएगा 78 का आंसर? तो 78 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अपने आयतन के समान दोस्तों पानी भी स्थापित कर देता है, कुछ भी अगर पानी में डालेंगे, ठीक है ना, अपने आयतन के हिसाब से याद रख लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? तो सबसे अधिक जलन किससे होता है? उबलता हुआ पानी से, गर्म पानी से, भाप से, कि पिघलती हुई पलावी घर्षण से? क्या ऑप्शन है? 79 का क्या हो जाएगा आंसर? आसान क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा 79 का आंसर दोस्तों? तो 79 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, भाप से। भाप से इसलिए क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा होती है, ठीक ना, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, वो हमको ज़्यादा जला देती है। पदार्थ का परमाणु किसने प्रतिपादित किया था? तो पदार्थ का परमाणु किसने प्रतिपादित किया था? एवोगाद्रो ने, डाल्टन ने, न्यूटन ने, पास्कल ने? क्या ऑप्शन है? 80 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो 80 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी डाल्टन ने, ठीक ना। तो पदार्थ का परमाणु किसने प्रतिपादित किया था? तो डाल्टन ने परमाणु किया था। 80 हो गया। तो 81 देख लेते हैं दोस्तों कि कौन से दो आधारभूत बलों को न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं? ऑप्शन है दोस्तों गुरुत्व और स्थिर वैद्युत बल की, और कुछ अन्य बल की, गुरुत्व और नाभिकीय बल की, स्थिर वैद्युत और नाभिकीय बल की? ऑप्शन नहीं। तो कौन से दो बल दोस्तों न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण करा सकते हैं? न्यूट्रॉनों के बीच क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण करा सकते हैं, आकर्षण बल का उपलब्ध करा सकते हैं। क्या हो जाएगा 81 का आंसर दोस्तों? तो 81 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों। ये गुरुत्व और नाभिकीय बल दोस्तों न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण करा सकते हैं, ठीक ना। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। 82 देख लेते हैं दोस्तों कि परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? एस ब्लॉक से, डी ब्लॉक से, पी ब्लॉक से, एफ ब्लॉक से? क्या ऑप्शन नहीं। 82 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो 82 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों डी ब्लॉक से, ठीक ना। तो डी ब्लॉक से संबंधित है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, डी ब्लॉक से ना, 82 का डी ब्लॉक से। अगला देख लेते हैं 83 नंबर कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? तो कैस्पियन सागर से किसकी सीमा नहीं लगती है दोस्तों? तुर्कमेनिस्तान की, कजाकिस्तान की, आर्मेनिया की, चीन की? ऑप्शन नहीं। 83 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो 83 का ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा, ठीक ना। आर्मेनिया और चीन से नहीं लगती है, ठीक ना, इसलिए ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला देख लेते हैं 184 नंबर, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? अमोनिया का एक गुण पूछ रहा है। यह जल में अविलेय होता है, ये गंध रहित गैस है, यह पीत गैस होती है, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 84 का आंसर? तो 84 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कि इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है, अमोनिया का एक गुण है, ठीक ना। 85 देख लेते हैं दोस्तों कि पुरानी किताबों का कागज़ भूरा किस कारण हो जाता है? तो पुरानी जो किताबें होती हैं दोस्तों, तो उसका कागज़ भूरा किस कारण हो जाता है? लगातार उपयोग से, संवातन की कमी से, धूल जम जाने से, सेलुलोज के ऑक्सीकरण से? कि ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 85 का आंसर? 85 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ठीक ना, कि सेलुलोज के ऑक्सीकरण से दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। एक मिनट, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा सेलुलोज के ऑक्सीकरण से, ठीक ना, ये बढ़िया से ले नहीं रहा है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ठीक ना, डी। अगला देख लेते हैं दोस्तों 86 नंबर कि पीतल में क्या होता है? तो पीतल में जानते हैं, तो पीतल का ट्रिक होता है पिताजी। क्या होता है? पिताजी होता है ट्रिक। तो क्या हो जाएगा? तो पीतल में दोस्तों पी से पीतल, तो से तांबा और जिंक, तांबा और जिंक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक ना। 86 का ऑप्शन नंबर है। 87 देख लेते हैं दोस्तों कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? तो प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है मानव में? कार्बन, आयरन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन? की ऑप्शन नहीं। 87 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो 87 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक ना। 88 देख लेते हैं दोस्तों कि खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती है? तो खट्टा स्वाद जीव के किस भाग में होता है? अगले भाग में, पिछले भाग में, पार्श्व भाग में, मध्य भाग में? की ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर इसका? 88 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पार्श्व भाग में, ठीक ना। पार्श्व भाग में से खट्टे स्वाद का आता है, खट्टा स्वाद आता है। 89 देख लेते हैं, बस 10 क्वेश्चन रह गए, ठीक ना। कि पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होता है, बाजार में सस्ता होता है, सुपाच्य होता है, खाने में स्वादिष्ट होता है। कि ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा 89 का? तो आप ऑप्शन छाट कर भी बता सकते हैं। क्या हो जाएगा 89 का आंसर?
तो 89 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि अनिवार्य अमीनो एसिड में भरपूर होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं 190 नंबर कि निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है। उस पदार्थ का नाम पूछ रहा है। प्रोटीन, विटामिन, वसा, दूध की ऑप्शन ए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा 90 का आंसर? तो 90 का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा उसको प्रोटीन। अगला देख लेते हैं 191 नंबर लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? तो लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? यूरिएस, जाइमेस, माल्टेस की डाइस्टेज की ऑप्शन ए। लाल चने में क्या मिलता है? तो 91 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो 91 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डाइस्टेज मिलता है, ठीक ना, लाल चने में, याद रख लीजिएगा। 92 देख लेते हैं। एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं? सूक्ष्मजीव होते हैं, प्रोटीन होते हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं, फफूंदी होते हैं। क्या ऑप्शन है? 92 का क्या हो जाएगा आंसर? 92 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ठीक है, एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। 93 देख लेते हैं। लार किसके पाचन में मदद करती है? तो लार किसके पाचन में मदद करती है? वसा के पाचन में, स्टार्च के पाचन में, प्रोटीन के पाचन में, विटामिन के पाचन में। क्या ऑप्शन है? 93 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 93 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्टार्च के पाचन में। लार किसके पाचन में मदद करती है? तो स्टार्च के पाचन में। 94 देख लेते हैं कि अन्न एक समृद्ध स्रोत है। अन्न एक समृद्ध स्रोत है। स्टार्च का, कि ग्लूकोज का, कि फ्रक्टोज का, कि माल्टोज का। कि ऑप्शन है? 94 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 94 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्टार्च का। ठीक ना, तो अन्न किसका समृद्ध स्रोत है? तो स्टार्च का। 95 देख लेते हैं कि दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन है? रेनिन है, पेप्सिन है, रेजिन है, कि सिट्रेट है। कि ऑप्शन है? 95 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 95 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रेनिन है। 96 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? विटामिन ए, विटामिन ई, डी, के। कि ऑप्शन है? तो यकृत के द्वारा किसका संश्लेषण किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। 96 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? 96 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन ए के द्वारा। ठीक ना, अगला देख लेते हैं 197 नंबर। भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है? असम में, गोवा में, केरल में, पश्चिम बंगाल में। क्या ऑप्शन है? 97 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? 97 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, केरल में। 98 देख लेते हैं। पटना जिले की सीमा किसके साथ साझा नहीं होती है? मुंगेर के साथ, सारण के साथ, अरवल के साथ, शेखपुरा के साथ। क्या ऑप्शन है? 98 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो 98 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ठीक ना, देखिए दोस्तों कौन कौन नहीं लगता है। तो ये दोस्तों शेखपुरा और मुंगेर, शेखपुरा और मुंगेर नहीं लगता है। ठीक ना, पटना से इसकी सीमा नहीं लगती है, इसलिए ऑप्शन ई सही हो जाएगा। 99 देख लेते हैं दोस्तों। 99 नंबर है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्त के मध्य दूरी को आवृत्ति कहते हैं। एक्स किरणों के विवर्तन द्वारा क्रिस्टलों के संरचना का अध्ययन किया जाता है। रडार में रेडियो तरंगों की सहायता से स्थिर तथा गतिमान दोनों प्रकार की वस्तुओं का पता लगाया जा सकता है। ऑप्शन डी है दोस्तों, ये अवरक्त तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक प्रकार है। कि ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। कौन सा सही है दोस्तों? क्या हो जाएगा दोस्तों? 90 कौन सा सही है? क्या हो जाएगा 99 का आंसर दोस्तों? तो 99 का दोस्तों देखिए दोस्तों, ए, बी, सी और डी तीनों सही है। ऑप्शन ए देखिए दोस्तों, ए सही नहीं है, ए सही नहीं है। ठीक ना, ए सही नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ई सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक सही हैं। ठीक ना, क्योंकि दोस्तों मध्य दूरी को आवृत्ति नहीं कहा जाता है, तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के और एक क्वेश्चन रह गया दोस्तों, सॉरी एक और क्वेश्चन रह गया है कि बिहार के लौंगी भुइया, जिसे दूसरा माउंटेन मैन भी कहा जाता है, किस ज़िले में? तो लौंगी भुइया किस ज़िले में है दोस्तों? क्या हो जाएगा 100 का आंसर? तो 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गया में है। ठीक ना, उम्मीद करते हैं कि आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे दोस्तों। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दीजिएगा।